साथियों, आज विश्व आदिवासी दिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो दिन मनाया जा रहा है, ये पूरे विश्व में आदिवासी लोग मनाए जा रहे हैं। आदिवासी लोग पूरे विश्व में इस देश को मनाए जा रहे हैं। ये दिन को मनाने के पीछे का मकसद खास करके जो विश्व में मूल निवासी लोग हैं, जो वर्ल्ड में आदिवासी लोग हैं, विश्व में मूल निवासी लोग हैं, उनकी भाषा, उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनके जल जमीन जंगलों के ऊपर के जो अधिकार है, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए और वो उनके अधिकार है। इसके जागृति के उपलक्ष्य में ये दिन हर पूरे भारतवर्ष में और विश्व में मनाया जा रहा है। आजकल में एक चर्चा चालू है, वो चर्चा पूरे देश भर में चालू है। यानी देश में जनगणना होने जा रही है, देश में जनगणना होने जा रही है और वो जनगणना के उपलक्ष्य में जो धर्म कोड की मांग पूरे देश भर में आदिवासी के संदर्भ में भी चालू है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उसके तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। थोड़ा लिहाज में तकलीफ जाएंगी, मुझे संभलने की और समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि थोड़ा लिहाज मेरा हिंदी और मराठी उस साइड में जाएगा तो उसको संभालने की आप कोशिश करना। जैसे कि दीदी ने बोला है, यहाँ पे सीमा ताई ने बोला है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आदिवासी इस देश का मूल निवासी और मूल मालिक है। और ये जो दिन मनाया जाता है, पूरे विश्व भर के जितने भी आदिवासी हैं, उनकी जो आदिवासी मूल निवासी सभ्यता है, जल जमीन और जंगलों के ऊपर उनके जो अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, उनकी बोली भाषा की संरचना है, उनका जतन करने हेतु ये दिन यहाँ पे मनाया जाता है। और देश में एक दूसरी साइड से एक पिक्चर चालू है देश में, जो धर्म का कालम मांगने की बात हो रही है। अभी आप एक तरफ से बोल रहे हो हम सांस्कृतिक लोग हैं, यहाँ पे उराव जनजाति ने बढ़िया सा एक सांस्कृतिक नृत्य सादर किए, उसके बाद दूसरा एक सांस्कृतिक नृत्य आया, उसके बाद जो यहाँ पे स्वागत के लिए जिन्होंने जो गीत सादर किए, वो गीत भी आपके कल्चर को दर्शाता है। उराव जनजाति का वो जो संगीत है वो भी एक कल्चर को दर्शाता है। वो बच्चियों ने जो सांस्कृतिक नृत्य यहाँ पे सादर किया वो भी संस्कृति को दर्शाता है। ना कि यहाँ पे कोई धर्म की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे कोई दैववाद की बात होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आदिवासी संस्कृति जो है वो संस्कृतिवाद को दर्शाती है, वो कल्चर को दर्शाती है, वो विज्ञानवाद को दर्शाती है, वो कार्य कारण भाव को दर्शाती है, वो वास्तववाद को दर्शाती है। मतलब आदिवासी ना ही नास्तिक है ना ही आस्तिक है, तो आदिवासी क्या है? वास्तविक है। एक बाजू से हम बोलेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारसदार हैं, एक बाजू से हम बोलते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारसदार हैं। हाउ है हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारसदार? नंदा भाई पील के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने माना है आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, मूल निवासी है, सिंधु घाटी सभ्यता का वारसदार है, सिंधु घाटी सभ्यता का वारसदार है। बावजूद आदिवासी को धर्म कोड मांगने की जरूरत क्या है? अरे यार, अपन मूल निवासी आदिवासी है, हम इस देश के मालिक हैं, फिर धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे हम लोग? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यानी धर्म यहाँ 3 साल पुरानी बात है, 3000 साल पुरानी बात है। धर्म की बात करेंगे तो 3000 पुरानी बात होंगी, और संस्कृति की बात करेंगे आदिवासी तो 10,000 साल पुरानी बात होंगी। और 10,000 साल पुरानी बात आदिवासियों में है। 10,000 साल पुरानी वाली संस्कृति आदिवासी के भील में है, आदिवासी के गोंडी संस्कृति में है, आदिवासी के उराव कल्चर में है, आदिवासी के हलवा कल्चर में है, आदिवासी के गारो खासी जैतैया के कल्चर में है। इतनी बड़ी देन आदिवासी के पास है और कल्चर आदिवासी के पास है। जहां तक मातृसत्ता संस्कृति की बात करते हैं, मैं टाइगर रिजर्व पे बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ।
थोड़ा इनको शॉर्ट करते करते ला रहा हूँ, क्योंकि मैं NNTR से बिलोंग करता हूँ, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो गोंदिया जिले में है, और अपन जहाँ बैठे इसको आप लोग टाइगर नगरी बोलते, आप लोग नहीं बोलते, लेकिन यहाँ के प्रशासन बोलता है। आदिवासी नगरी को इन्होंने डायरेक्ट टाइगर नगरी बना दी है, उसके तरफ अपन आने वाले हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ऐसा है कि आदिवासी संस्कृति ये मातृसत्ताक संस्कृति है। इसका प्रमाण मिलता है कि देश के कोई भी राज्य में जाओ, देश के खास करके 22 राज्य जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसके कोई भी राज्य में जाओ, वहां की मातृसत्ताक की जो लोक संख्या है, वो लोक संख्या जनसंख्या ज्यादा है, लेडीज की जनसंख्या ज्यादा है और जेंट्स की जनसंख्या कम है। यानी लिंग भेद चाचनी जिसको बोलते हैं, वो आदिवासी में नहीं आती। मेल फीमेल का रेशो इक्वल आता है आदिवासी में। कितना पैसा गवर्नमेंट खर्चा करती है मेल फीमेल की अवेयरनेस लाने के लिए, वो तो नेचुरल बात आदिवासियों में है। कोई भी जिले में जाओ, कोई भी राज्य में जाओ, जितनी संख्या पुरुषों की नहीं है, उतनी संख्या वहां की महिलाओं की है। यानी मातृसत्ताक व्यवस्था आदिवासियों में ऑलरेडी आ चुकी है, और गवर्नमेंट यही मातृसत्ताक व्यवस्था के ऊपर खर्चा करने की बात करते हैं। अभी कुछ बातें गवर्नमेंट कर रही, कुछ बातें हमारे अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हो रहा है। जो संविधान में हमको धाराएं मिली, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, और आज अपन जो जागतिक मूल निवासी दिन की जो बात करते हैं, आदिवासी की संस्कृति आदिवासी के पास रहेंगी, तो जागतिक मूल निवासी दिन मनाने का अधिकार भी अपने हाथ में रहेगा। आदिवासी की संस्कृति आदिवासी के हाथ से निकल जाएंगी, और आदिवासी के नाम से धर्म चिपक जाएगा। उस दिन आदिवासी की संस्कृति खत्म हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो पहचान है, वो पहचान मिट जाएंगी। धर्म आपकी पर्सनल बात है, धर्म को मानना गलत चीज नहीं है। कोई धर्म के ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई धर्म गलत नहीं होता, हर धर्म अच्छा ही होता है। धर्म की जो पढ़ाई होती है वो अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आदिवासी के लिए कल्चर उसका आधार है, आदिवासी के लिए संस्कृति उसका आधार है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। ध्यान में रखना साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। वहां पे ना कोई हिंदू की बात की गई है, ना क्रिश्चियन की बात की गई है, ना किसी धर्म की बात की गई है। और वो सभ्यता हमारी सभ्यता है। धर्मनिरपेक्ष सभ्यता जो है, जहाँ धर्म की बात नहीं करते, जहाँ संस्कृति की बात करते हैं, और वो संस्कृति आज भी आदिवासियों में जिंदा है। जो संस्कृति झारखंड के आदिवासी के पास है, वही संस्कृति मध्य प्रदेश के आदिवासी के पास है। जो संस्कृति मध्य प्रदेश के आदिवासी के पास जिंदा है, वही संस्कृति छत्तीसगढ़ के आदिवासी के पास जिंदा है। सभी की संस्कृति एक है। धर्म की बात कहाँ से आ गई? और धर्म के नाम पे हम बात भी करेंगे। भील लोग बोलेंगे हमारा धर्म, गोंड लोग बोलेंगे हमारा धर्म, उराव बोलेंगे हमारा धर्म, जो जनजाति है वो बोलेंगे हमारा धर्म। क्रैचेस आने की शंकाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो संस्कृति एक है, समस्या एक है, तो संस्कृति की तरफ हम लोगों ने बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ना कि धर्म की तरफ। क्योंकि ये धर्म वाला गणित धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हम जो मूल निवासीवाद की बात करते हैं, हम इंडिजिनस पीपल की बात करते हैं, वी आर इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, वी आर एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। हम जब यहाँ धर्मांध हो जाएंगे और धर्म की बात होंगी, और यूएनओ जब बोलेगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा, यू आर बिलोंग टू रिलीजियस फैक्टर, आप तो धर्म से बिलोंग करते हो, आपके पास सांस्कृतिक मूल्य क्या है, क्या बताओगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में? अभी तो यूएनओ से सब कुछ चल रहा है ना। अभी देश के संविधान के ऊपर एक संविधान बैठा है, यूएनओ का संविधान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संविधान बैठा है। वो जैसा बोलता है यहाँ की व्यवस्था करती है। और यहाँ के लोगों ने 1993 में इसके पहले ही बोल चुके कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, और उसको आप और सपोर्ट करोगे। जयंत प्रसाद ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट दिया है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, जो रहते हैं वो वनवासी है, और बाकी जो है वो जनजाति है। आज भी जनजाति बोल रहे हैं। आदिवासी मूल निवासी बोलने की संकल्पना से आदिवासी को बाहर रखने की इस देश में कोशिश हो रही है। अपन मूल निवासी दिवस तो यहाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं,
आदिवासी दिन तो यहाँ मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां से आदिवासी दिन की उत्पत्ति होती है उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, यहाँ जो रहते हैं वो वनवासी है और जनजाति है। ऐसे हालात में हमको अपने कल्चर को जिंदा रखना समय की जरूरत है। इस दिशा में हमको चलना है साथियों। दूसरी बात, ये जो टाइगर की जो बात हो रही है, टाइगर कॉरिडोर की जो बात हो रही है, आदिवासी ने बाघों को अपना भगवान माना है कि नहीं माना है? महाराष्ट्र के टीआरटीआई में वाघदेव, जिसको बोलते मराठी में वाघदेव बोलते हैं, गोंडी में उसको भुरकाल पेन बोलते हैं, पेन व्यवस्था में उसको भुरकाल पेन बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। बागेश्वर, गोंडी में उसको भुरकाल पेन बोलते हैं, मराठी में उसको वाघदेव बोलते हैं। यानी शेरों को भगवान मानने का जो प्रघात है वो कल्चर है, वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो साइंस है। क्योंकि टाइगर फूड चेन का पहला घटक है। आदिवासी की जो जो संस्कृति है, जो जो पेंठाना है, जो जो पूजा पद्धति है, जो जो रूढ़ी परंपरा है, उसके पीछे विज्ञान है, कार्य कारण भाव है। आदिवासी की कल्चर बिना विज्ञान की नहीं है, अंधश्रद्धा आधारित नहीं है। आदिवासी की जो भी संस्कृति है वो संस्कृति विज्ञान निष्ठ संस्कृति है और कार्य कारण भाव वाली संस्कृति है। आदिवासी ने टाइगर को, आदिवासी ने शेर को भगवान माना, तो उसके पीछे फूड चेन का पहला घटक करके आदिवासी ने बाघों को भगवान माना है। आदिवासी ने महुआ के पेड़ की पूजा की है। महुआ के पेड़ की पूजा महुआ के दारू के लिए नहीं की है। इस देश में जब चावल का रिसर्च नहीं था, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते आपको बता दूं, इस देश में जब चावल का रिसर्च नहीं था, धान नहीं था, कोदो गुटकी मंडिया वाला स्टाइल नहीं था, उस पीरियड में जो महुआ होते थे, महुआ चुन चुन के महुआ खा खा के हमारी समाज व्यवस्था जिंदा रही करके उसने महुआ के पेड़ को अपना भगवान माना। इस देश में सोयाबीन का रिसर्च नहीं था, इस देश में सोयाबीन का रिसर्च नहीं था, ग्राउंडनट मूंगफली का रिसर्च नहीं था। तब हमारे लोग वो महुआ की जो बीजा होती है उसका आइल निकाल के उसकी सब्जी बनाते थे करके उसको आदिवासी ने भगवान माना। इस देश में जब पीएचसी नहीं थी, आरएच नहीं था, रूरल हॉस्पिटल नहीं था, तबीयत खराब होती थी, डिलीवरी होती थी, डिलीवरी होने के बाद सबसे ज्यादा रक्तस्राव होता था, ब्लड निकलता था, वो लेडीज कमजोर हो जाती थी। वो लेडीज कमजोर होने के बाद अभी भी दवाखाने में कौन सी दवा मिलती है? आयरन की दवा मिलती ना, आयरन की गोलियां। उस जमाने में वो महुआ से निकलने वाली राब दिया जाता था, वो राब के तरफ से वो लेडीज स्ट्रांग होती थी करके आदिवासी ने उसको भगवान माना। इस देश में जो पिंकू ग्राइप वाटर की बोतल है, 90% अल्कोहल उसमें रहता है। छोटे बच्चों को हम पिंकू ग्राइप वाटर पिलाते हैं। पिंकू ग्राइप वाटर पिलाने के बाद वो बच्चे को बढ़िया सुस्ती आती है और बढ़िया वो सो जाता है। वो सो जाने की वजह से उसकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है और ग्रोथ अच्छी होने की वजह से उसकी हेल्थ अच्छी रहती है करके वो पिंकू ग्राइप वाटर उसको दिया जाता है। पिंकू ग्राइप वाटर में 90% अल्कोहल है। महुआ के दारू में तो वही है। छोटे बच्चों को 1 चम्मच महुआ की दारू पहले के जमाने में दिया जाता था। 1 चम्मच देने के बाद उसको सुस्ती आ जाती थी, उसकी नींद अच्छी होती थी और वो अच्छा सोता था। बच्चे को 1 चम्मच दिया जाता था, लेकिन बच्चों के बापों ने बाटल ठोकना चालू कर दी और महुआ की दारू बदनाम हो गई। वो साइंटिफिक है, उसका साइंटिफिकनेस जो है उसको हम लोगों ने माइनस कर दी है। उसकी जो पद्धति है, महुआ की पेड़ की जो गरिमा है, वो गरिमा धीरे धीरे हमारे में से कम होती गई। कहने का मतलब ऐसा है मेरा, आदिवासी की जो भी संस्कृति है वो आदिवासी की संस्कृति है, निसर्ग पूजक संस्कृति है। कुछ प्रमाण देने की मेरी यहाँ पे कोशिश थी कि आदिवासी जो भी देव धर्म पूछता है, आदिवासी जो भी रीति परंपरा पूछता है, उसके पीछे कार्य कारण भाव है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है। अपन ये अभी वो टाइगर कॉरिडोर की जो बात करते हैं, इन्होंने रीजन क्या दिया है कि पूरी देश दुनिया में, मैं पहले ही बोला आपको, यूएनओ का जो मेमोरेंडम है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आदिवासी दिन, विश्व स्तर पे एक दिन को डिक्लेयर किया गया जागतिक आदिवासी दिन। अब विश्व स्तर पे जो गर्मी हो रही है,
बहुत ज्यादा धूप चल रही है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड चालू हो गया, ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा चालू हो गया देश दुनिया में, देशों के बाहर में। तो पूरे दुनिया के देश एक में आ गए, पूरे दुनिया के देश एक में आ गए। एक में आने के बाद वो सोच रहे, क्योटो करार कर रही है, 2008 में क्योटो करार हो गया। उसी तरह ये पूरा इनका प्लान चल गया कि इन्वायरमेंट पे अपने को कंट्रोल करना है, तो कैसा करना है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू बढ़ रहा है, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है वो समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पे जितने साथी बैठे, पृथ्वी पे जितने भी जीव है, सभी जीव अपने बॉडी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते और ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, नेचुरल। और पेड़ पौधों से मिलने वाला जो ऑक्सीजन है, दिनों दिन उसकी मात्रा कम होते जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होते जा रही है। अब इस बात को समझो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला आदिवासी है क्या? यानी इस देश में, दुनिया में आदिवासी जहां रहता है, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे है? आदिवासी एरिया में। जहां पे आदिवासी रहता है वहां जंगल है, जहां पे आदिवासी रहता है वहां जमीन है। आप राजस्थान जाके देखो ना, राजस्थान में तो पूरा रेत ही रेत है, फिर भी वहां का डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया जाओगे तो वहां पे जंगल ही जंगल है ना। इस देश में जंगल को किसने संभाल के रखा? आदिवासियों ने संभाल के रखा। फिर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे आप आदिवासी को विस्थापित करोगे तो वहां जंगल कैसे बचेगा? अभी भी जंगल कहाँ पे है? जहां आदिवासी है वहीं पे जंगल है ना भाई, जहां आदिवासी है वहीं पे जंगल है। और उस जंगल को कायम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, जागतिक उष्णता वाढ जो चल रही है उसको नियमित करने के लिए आप टाइगर रिजर्व बना के वहां से आदिवासी को विस्थापित करने की बात करोगे तो ये आदिवासी के लिए ही घातक नहीं है, तो पूरे देश के लिए घातक है, पूरे समाज के लिए घातक है, पूरे विश्व के लिए घातक है। इससे तकलीफ आदिवासी को ही नहीं, आदिवासी का ये दिन सालों साल सरवाइव कर रहा है। और ये हमको मिले हुए अधिकार खैरत में मिले अधिकार नहीं है, ये फुकट में मिले अधिकार नहीं है, ये पूरा देश आदिवासियों का देश था। आप इतिहास के पन्ने पलटा के देखो, आप इतिहास के पन्ने पलटा के देखोगे, उधर तिलका मांझी के आंदोलन को हम देखते, बिरसा मुंडा के आंदोलन को हम देखते, तंटे भील के आंदोलन को सेंट्रल इंडिया में देखते, सिद्धू कानू के आंदोलन को हम देखते। सिद्धू कानू, चांद भैरव, उसकी बहना फूलो जनो, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 72,000 आदिवासी एक संताल आंदोलन में मारे जाते हैं। संताल आंदोलन हो गया, कोल आंदोलन हो गया, भील आंदोलन हो गया, तंटा भील का आंदोलन हो गया, सिंपो लोगों का आंदोलन हो गया, शंकर शाह रघुनाथ शाह का आंदोलन हो गया, बिरसा मुंडा का आंदोलन हो गया, हलबा आंदोलन हो गया, परलकोट का आंदोलन हो गया। इस देश में 80% से ज्यादा आंदोलन किसने किया है? आदिवासी ने किया है। एसपीटी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। एसपीटी एक्ट यानी क्या? संताल परागना टेनेंसी एक्ट। आदिवासियों के परागना थे, आदिवासियों के अधिकार थे, आदिवासियों की खुद की भूमि यहाँ हुआ करती थी। ये पूरे जो राइट्स थे वो पूरे अधिकारों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जयपाल सिंह जी मुंडा के माध्यम से भारत के संविधान में संजोया गया, तब जाके हमारे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की बात अपनी हो रही है। अभी तक हमको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची समझा ही नहीं है। हम 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के षड्यंत्र की बात जब करते हैं, ये देश में, ये जो मध्य प्रदेश में आप बैठे हो, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जो समस्या मध्य प्रदेश में है वही समस्या महाराष्ट्र में है। आप जहाँ पे मध्य प्रदेश में बैठे हो और यहाँ बैठ के आप बोल रहे हो कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लागू कर देंगी, तो ऐसा नहीं होगा साथियों। उसके लिए समझना होगा, ये देश में शुरू से ही षड्यंत्र होते आ रहे। देश स्वतंत्र होने के बाद 1953 में जस्टिस फजल का जो आया था आयोग, जिसको बोलते थे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जिसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आदिवासी को लागू ही ना हो। जहां आदिवासी की मेजोरिटी थी, जहां आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा थी, वहीं से इन्होंने स्टेट बॉर्डर बना दिए। अब आप देखोगे
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे, जहां जहां बॉर्डर है आदिवासी राज्यों के, वो राज्यों के बाद बॉर्डर पे आदिवासी को बिठाया गया। उस वजह से आपकी 5वीं अनुसूची को पूरी तरह यहाँ लागू नहीं किया गया। उसके बाद अपन जाते हैं निस्तार राइट। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, इसी मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश सरकार ने निस्तार राइट्स लागू किया था 1961 में। 1961 में निस्तार के अधिकार थे। ये जंगल में अभी कौन सा बांधवगढ़ बना है ना, व्याघ्र रिजर्व, यहाँ की जमीनें आपके नाम से हो, ये 1961 का निस्तार है। निस्तार यानी आपकी जो भी कल्चर है, आपकी जो भी संस्कृति है, वो सांस्कृतिक धरोहर को जंगल के माध्यम से जिंदा रखने का अधिकार, आपके मवेशी है उनको जंगल में घुमाने का अधिकार, आपके जितने भी NTFA नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFA माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको वन उपज बनते हैं, जिसके यानी अपनी दीदी बोल रही थी जंगलाधारित व्यवस्था, यानी आपकी इकोनॉमी को जंगल के भरोसे डेवलप करने की जो बात थी, आपके उधर निर्वाह सादी भाषा में बोला जाए तो आपके जो रोजगार है वो जंगल पे डिपेंड थे। और वो रोजगार को वो 2006 का अभी कानून आया, 1961 के निस्तार के कानून के माध्यम से सजोया गया था। वो कानून को 1972 में यहाँ की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया। बाद में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है। बाद में 1996 में पेशा कानून आया, तो आपके मध्य प्रदेश में पेशा कानून अभी 2022 में लागू कर दिए। पेशा कानून लागू करने के बावजूद उसके नियम अभी तक बने ही नहीं है। सरकार दरबार पे उसके नियम अभी तक बने ही नहीं है। जो बैकलॉग था ट्राइबल का, वो बैकलॉग भी खत्म हो गया, यानी पेशा कानून को भी यहाँ निरस्त कर दिया। उसके बाद 2006 में जो कानून आया, मैं कल पूछ रहा था, मैं इधर के कुछ गांव गया महाराष्ट्र के, और ये बात को समझो, आप अभी भी कर सकते हो, महाराष्ट्र के एक तहसील के 122 गांव को वनाधिकार कानून के माध्यम से हर एक गांव को लगभग 1000 एकड़ जमीन बांटी गई बोले तो उनके नाम से की गई। तो 2006 का जो वनाधिकार कानून है उसके माध्यम से किया जाता है वो। और आपके तरफ यदि वनाधिकार कानून 2006 का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो निस्तार पत्रक को समझ के, उस कानून को समझ के जितना जल्द हो सके आपको वो कानून का इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक इन्होंने 58 टाइगर रिजर्व बनाए हैं। कितने टाइगर रिजर्व बना है? 58 पूरे भारत भर में 58 व्याघ्र प्रकल्प बना है, व्याघ्र रिजर्व बना है। और वो 58 व्याघ्र रिजर्व खास करके कौन से एरिया में बना है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बना है। रोज का एक आदमी को शेर खा रहा है, यानी बाघ खा रहा है। रोज का एक आदमी को बाघ मार रहा है, यहाँ नहीं मारेगा तो वहां मारेगा, वहां नहीं मारेगा तो वहां मारेगा, यानी रोज रोज आदिवासी इसका शिकार हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके मध्य प्रदेश का नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष का प्रॉब्लम है। इसको आप, इसके अगेंस्ट में आपको अपन को फाइट करना बहुत जरूरी है। और ये सब जो इशू है, इंटरनेशनल लेवल के जो इशूज है, यहाँ की कार्यकारिणी बहुत स्ट्रांग है। कल रात में हम बैठे थे, दादा लोग समझते हैं सब्जेक्ट को। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो इशू है, अब हम जब जागतिक आदिवासी दिन मनाने लग गए तो जागतिक लेवल पे अपने को सोचना बहुत जरूरी हो गया, यानी जागतिक लेवल पे, यूएनओ के लेवल पे सोचना बहुत जरूरी हो गया। जिस दिन यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाएगा, अभी तक तो बोले ही नहीं है, अभी तक आदिवासी को आदिवासी, इसकी यहाँ की व्यवस्था ने यूएनओ में अभी तक आदिवासी को आदिवासी बोला ही नहीं है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन जिस दिन बोलेगा उस दिन अपने पास वो कल्चर को संजोए रखना बहुत जरूरी है, और वो बोलने लायक पर्याप्त परिस्थिति वहां निर्माण हो। हमने नागपुर में पिछले बार वही कोशिश किए थे। यूएनओ का इंडिजिनस फोरम का जो फुलमत चौधरी साहब है चीफ, उनको हमने बुलाए थे और ये बात बोले थे कि भारत में आदिवासी रहते हैं, इस आदिवासी को यूएनओ में आइडेंटिफाई किया जाए। यूएनओ यदि इसको आइडेंटिफाई करते कि भारत में मूल निवासी आदिवासी रहते हैं तो उनके इंडिजिनस राइट्स अपने को मिल जाएंगे। नहीं तो कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी भगाओ। आप बोलने को तो बोल देते हम मूल मालिक है, हम मूलवासी आदिवासी है, मूल मालिक है, लेकिन ऐसा आपके बातों पर से दिखता नहीं, आपके हलचल से लगता नहीं। आदिवासी को कहीं से भी उठाओ और कहीं से भी बिठाओ वाला काम चालू है। इस देश में 3500 बड़े डैम बने हैं विस्थापन की। हम जब बात करते हैं, इस देश में विस्थापन की जब हम बात करते हैं
3,500 से ऊपर जितने भी डैम बने हैं उसमें सबसे ज्यादा विस्थापन 80% विस्थापन आदिवासियों का हुआ है। यहाँ पे जितने भी माइनिंग चालू है देश में, पूरा माइनिंग पे बैठा हुआ इंसान कौन है? वो आदिवासी है। और अभी माइनिंग खत्म हो गया, डैम का गणित खत्म हो गया, तो इन्होंने टाइगर के नाम पे ये गणित ला लिया। और टाइगर का भी गणित काय के लिए? ऑक्सीजन पार्क बनाने के लिए। पिछले बार कोरोना आया था ना, कोरोना से कंट्रोल करना है तो हमको ऑक्सीजन पार्क बनाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन पार्क बनाना है तो आदिवासी को विस्थापित करना पड़ेगा। और आदिवासी विस्थापित कब हो जाएगा तो उसकी संस्कृति जिंदा रहेगी क्या? आप अपने आप को मूल निवासी आदिवासी बोल पाओगे क्या? आप अपनी धरोहर को संजाए रख पाओगे क्या? आप अपनी कल्चर को संभाले रख पाओगे क्या? ये बहुत बड़ी चैलेंज अपने सामने है। और हमारे लिए ये जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अपने लिए जो सांस्कृतिक अधिकार मिले हैं, ये ऐसे इजीली मिले हुए अधिकार नहीं है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे महामानवों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाके ये अधिकार मिले हैं। हम छोटे छोटे षड्यंत्र के लिए, छोटे छोटे अपने स्वार्थ के लिए, यानी षड्यंत्र को ही हम अपना सहयोग बना ले, षड्यंत्र को ही अपने लिए इस्तेमाल कर ले, तो उससे अपना कल्चर खत्म होने वाला है। अपने आने वाली जनरेशन को जिंदा रखना है तो ये पूरे संस्कृति को संभाल के रखना होगा, अपने आंदोलन को संजोए रखना होगा, अपने इतिहास को संजो के रखना होगा। और इनके अगेंस्ट में आने वाले दिनों में अपने को जुडिशियली भी जाना है। आज बहुत बड़ा सम्मान की, यानी धन्यवाद देता हूँ मैं ऑर्गेनाइजर लोगों को, जैसी अपनी रैली निकली थी तो एसडीएम महोदय को वो ज्ञापन सौंपा गया। जिला स्तर का ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन को राज्य स्तर पर बढ़ाया जाए, इसी ज्ञापन को देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर बढ़ाया जाए, और यही अपना शिष्टमंडल जो है ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया जाए। और इसके माध्यम से आदिवासियों के जो मूलभूत अधिकार है, आदिवासियों का जो कल्चर है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसको संभाला रखा जाए। और ये जो टाइगर रिजर्व वाला जो गणित है, इसको कैसा फाइट करना है, बहुत सारी बातें ऐसी है कि हम मंचासीन होके बातें नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें हमको रणनीति की तहत करना पड़ेगा। बिरसा ब्रिगेड हो गया, गोंडवाना के ग्रुप हो गए, भिले ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप हो गए, जो भी उराव ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप हो गए, पूरे भारत भर में जो भी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन ने समाज की व्यवस्था को, समाज के युवा साथियों को साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि हमारे युवा साथियों का मैं महाराष्ट्र में भी देखता हूँ तो खास उनका आकर्षण खास स्पोर्ट कबड्डी में एक रहता है, और वो मांदरी नाचने में रहता है। अभी यहाँ पे रेला नाचते क्या नाचते पता नहीं, रात भर 5-5 दिन नाचने वाला जो गणित है, कल्चर के लिए ठीक है, नाच गाना संस्कृति संजोए रखने के लिए ठीक है, लेकिन वैचारिक लेवल पे वो युवा आने की कोशिश नहीं करता। तो युवा साथियों से भी मेरी विनती है, युवा साथी भी ये प्रवाह में आने की कोशिश करेंगे। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन हमें दिया है, झलकारी बाई ने जो आंदोलन हमको दिया है, रानी दुर्गावती ने जो आंदोलन हमको दिया है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आंदोलन दिया है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन हमको दिया है, तिलका मांझी ने जो आंदोलन हमको दिया है, कान्हा भगत ने जो आंदोलन हमको दिया है, वीर बाबूराव शेरमागे ने जो आंदोलन हमको दिया है, क्रांतिवीर तंत्याबिल ने जो आंदोलन दिया है हमको, उस आंदोलन को कायम करना है, उस आंदोलन के दिशा में चलना है। यही बात यहाँ पे करते हुए मेरे बातों में कल्चर के बारे में मैं कुछ बातें रखने की कोशिश किया, क्योंकि मैं सच्ची बात करने की कोशिश किया। मैं कहीं लालीपाप लगाऊंगा और भीली धर्म की बात करूंगा, गोंडी धर्म की बात करूंगा, सरना धर्म की बात करूंगा, ऐसा मैं नहीं समझा। मैं गोंडी कल्चर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ की इंडिजिनस कल्चर है। गोंडी भाषा भी जो बनी है वो भी एक रिसर्च करने लायक बात है। पोसागा को उषावांता, ताराजाड़ी, पीरवांता, पंछी जैसा बोलता है वैसी लैंग्वेज बनी है। मैं कल यहाँ पूछा, यहाँ के जो पंछी है उनके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ की जो नदियां हैं उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो झोपड़ी है उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो पेड़ है उनके आधार पे गोंडी भाषा बनी है, यहाँ पे जो जानवर है उसके आधार पे गोंडी भाषा बनी है। मैं साथियों से पूछा था, भाई बोला सीताफल को गोंडी में क्या बोलते हैं? गोंडी लैंग्वेज की जब बात चल रही थी
तो हमको ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सीताफल को गोंडी में क्या बोलते, अंग्रेजी में तो उसको कस्टर्ड एप्पल बोलते, हिंदी में उसको सीताफल ही बोलते, फिर गोंडी में भी कैसा सीताफल बोलेंगे भाई? गोंडी तो इंडिजिनस लैंग्वेज है। यदि गोंडी इंडिजिनस लैंग्वेज है तो सीताफल विदेशी फल है, ये आपको मानना पड़ेगा और ये रिसर्च की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। गोंडी यदि यहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज है तो सीताफल विदेशी फल है, उसको गोंडी में यानी है, इसका मात्र प्रमाण नहीं मेरे पास। लेकिन जिस बात को गोंडी में लिहाज नहीं है, जिस चीज को गोंडी में बोला नहीं जाता, वो इंडिजिनस चीज कैसी हो सकती, इस देश की चीज कैसी हो सकती? वो विदेश से लाई हुई चीज है। जैसे लैंटिना कैमेरा का जो एक फ्रूट है, लैंटिना कैमेरा करके, वो भी एक विदेशी वीड है। वैसे ही ये कुछ चीजें हैं, इनको रिसर्च करना अपने लिए बहुत जरूरी है। और मैं जो बात रख रहा हूँ, चाहे वो गोंडी धर्म की वकालत करने वाले हो, चाहे वो भिल्ली धर्म की वकालत करने वाले हो, चाहे वो सरना धर्म की वकालत करने वाले हो, सभी को मेरी खास करके विनती है कि हम उस संस्कृति को मानते, सरना कल्चर को मानते, गोंडी कल्चर को मानते, भिल्ली कल्चर को मानते, हल्बी कल्चर को मानते, लेकिन वो कल्चर है, वो संस्कृति है, ना कि वो धर्म है। और सिंधु घाटी के सभ्यता के आपको वंशज यहाँ बने रहना है तो आपको संस्कृति को संजय रहना रखना पड़ेगा, ना कि धर्म को। इस बात को समझने की कोशिश करूंगी। यही आशा के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मैं मेरा जितना आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे से जो बातें थी, जो आपके साथ करना चाह रहा था, कुछ मंचासीन बातें नहीं है, वो बातें मैं नहीं रखा। जो आपके साथ करने लायक बातें थी वो रखने की कोशिश किया। आपने मुझे सुना, इसके लिए आयोजक मंडल, आप सभी उमरिया वासी, जो भी प्रोग्राम हुआ, बहुत खास प्रोग्राम उमरिया में, यानी मेरे को भी ऐसा गदगद लग रहा था, अंदर से फीलिंग हो रहा था मैं अपने लोगों में हूँ। यानी बहुत दिन से तकलीफ यार, इधर ऐसा हो रहा है, उधर वैसा हो रहा है, उधर वो ऐसा हो रहा है, लेकिन आज आपका जब माप देखे तब ऐसा लगा कि आदिवासियत है जिंदा, एक साथ आदिवासी आता है, वो यानी मैं भी महसूस किया। आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।